अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्मास खान आप लोगों का इस ख़ास टॉक शो में इस्तकबाल करता हूं, जहां हम कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जिन्हें लगता है कि सोशल वर्क करने से हमारे समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आइए हम हमारे गेस्ट से मिलते हैं। मैं नदीम मुल्तानी, मैं बिज़नेसमैन हूँ। मैं 2012 से SWC में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ एज अ वॉलंटियर। मैं सैयद नाज़िम अली और सुन्नी वेलफेयर कमेटी में एज ए CMD मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 2013 में मैंने SWC ज्वाइन की और तब से अब तक मैं SWC में हूँ। मैं अनीस कादरी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और 2011 से SWC में एज ए MD मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शाहरुख शेख, सुन्नी वेलफेयर कमेटी में मैं 2014 से मैंने ज्वाइन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं सुन्नी वेलफेयर कमेटी में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर वर्किंग में हूँ। मैं शाहिद रज़ा मिसबाही, मैं पिछले 1.5-2 सालों से SWC के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद से मैं SWC में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में काम अंजाम देता हूँ। मैं फ़ाजिल शेख, सुन्नी वेलफेयर कमेटी में 2013 से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं अभी HR डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ। तो नदीम भाई आप एक बिजनेसमैन हैं, नाज़िम भाई आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अनीस भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, शाहरुख भाई और फाजिल भाई ग्रेजुएट्स हैं, शाहिद भाई एक स्कॉलर हैं। क्या ज़रूरत थी कि आप लोगों को एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा, अपनी अपनी फील्ड को छोड़ के एक सोशल काम की तरफ आप लोगों को माइल होना पड़ा? अल्मास, कहीं भी तो भी मैंने एक बात ये सुनी थी कि इस दौर में कोई फ़ारूक़ आज़म आ जाए, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, कोई ऐसा शख्स आए जो इस वक्त में बहुत बड़ा बदलाव पैदा करे। लेकिन वो मेरे घर से नहीं आए, वो मेरे पड़ोसी के घर से आए। हमेशा हम लोग जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे दिल में ये ख़्वाहिश थी कि हमारा जो काम है या हमारा जो वक्त है कुछ ऐसी चीज़ों में सर्फ हो जहाँ पर बदलाव महसूस हो, आने वाली नस्लों के लिए हम कोई काम कर सकें। 2013 में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हम अपने एक कॉरपोरेट में हम लोगों ने काम किया और उसके बाद हमें मौका मिला कि हम लोग सुन्नी वेलफेयर कमेटी यानी SWC को हम लोग ज्वाइन करें। बहुत विरोध भी हुआ, ये स्टोरी शायद मेरे साथियों के साथ भी हुई होगी। हमारा बहुत विरोध हुआ घर वालों के साथ, क्योंकि सोशल वर्क में ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचरिस्टिक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। तो घर वालों को हमेशा लगता है कि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर है, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बिजनेसमैन हो, आप अपना वक्त जो है सोशल वर्क में लगा रहे हो, कोई बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो। लेकिन जैसा जैसा हम लोगों ने काम करते गए और एक बदलाव जब हमारे घर वालों को भी दिखा तो उन्होंने सपोर्ट करा। मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा तुमसे। 2013 में जब हम लोग इस फील्ड में आए तो हमें एक काम मिला, हमें सर्वे करना था। हम सर्वे करने के लिए हम लोग निकले, हमारे साथी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, जनाब एजाज़ भाई। उनके साथ जब मैं गया तो हमें बुज़ुर्गों का सर्वे करना था, उन्हें हम राशन पहुंचाना चाह रहे थे। तो शायद रमज़ान की बात है। जब हम लोग वहाँ गए तो आप यकीन नहीं करोगे, हम जब पहला घर गए तो वहाँ पर एक बूढ़ी माँ रहती थी और उसका घर हमारे घर के बाथरूम से भी छोटा हो, वाकई में। और हम जब दूसरे घर गए तो वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा, उस घर में कहीं से भी रोशनी का कोई वो नहीं था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तीसरे घर जा सकूं। वहाँ पर एक आप कह सकते हो कि हमें किक मिली कि यार हमें इस काम में हमें वक्त देना होगा, हमें पूरी तरह से सर्फ होना पड़ेगा, कुर्बानियाँ देनी होंगी, तब जाके कोई बड़ा एक बदलाव दिख सकता है। यही मेरे साथियों के साथ भी कोई ना कोई ऐसा वाक़या जुड़ा होगा जो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े रखा। तो अब आप लोग ने अपनी अपनी फील्ड छोड़ के एक प्लेटफॉर्म तो बना लिया जिसका नाम SWC है। तो SWC को लेके आप लोगों का क्या विज़न है? हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विज़न होता है कि हम कोई सर्टेन चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। आप लोग क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो? आप लोगों का क्या विज़न है? बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशन हमने फॉर्म करी थी तो एक सबसे बड़ा जो हम लोगों को कमी लगती थी, ख़ास तौर पे कम्युनिटी में, हमने हमेशा ये देखा कि यहाँ पर जो भी सोशल वर्क के नाम पे जो काम होते थे वो इवेंट वाइज होते थे। कभी शायद जैसे 11वीं हो गई, 6ठी हो गई, या तो एक इवेंट होता था साल में जो एक बार आता था और लोग ऑनररी उसमें इन्वॉल्व भी होते थे। उन सब चीज़ों में कंसिस्टेंसी नहीं थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में भी नहीं होता था।
तो चूँकि अब हम लोगों ने कॉरपोरेट्स में काम किया हुआ था, हम लोग पढ़े लिखे थे, तो हमको लगता था यार ये काम को भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सकता है। तो हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से फॉर्म किया और उसके बाद हमने एक ऐसे मॉडल को डिज़ाइन किया जहाँ पर एक लेने वाला शख्स देने वाला बन जाए। यानी कि हमने देने एग्जैक्टली यस क्या पॉसिबल है बेसिकली क्या होता है अलमास के हमने इस मॉडल को डिज़ाइन ही ऐसे करा था उस वक्त में कि जब कोई शख्स हमें डोनेट करता है या हमें कोई भी अपने वक्त से ताउन से किसी भी तरीके से जो डोनेशन देता है उसका डोनेशन सही मुस्तहिक तक पहुंच जाए, यानी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए और एक ट्रांसपेरेंसी कायम रहे, यानी वो देख सके अपना डोनेशन देख सके, उस मुस्तहिक की ग्रोथ को देख सके, जान सके। उस तरीके से हमने डिज़ाइन किया। और जैसे कि तुमने एक सवाल करा भी कि लेने वाला शख्स देने वाला बन जाए, तो उसका बेहतर जवाब मुझे लगता है मेरे साथी अनीस भाई दे सकते हैं उसका। अनीस भाई, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि कोई लेने वाला, आमतौर में जो मांगने वाला होता है, वो देने वाला, ज़कात देने वाला बन जाए? क्या ये चीज़ पॉसिबल है प्रैक्टिकली? भाई दरअसल ये एक बहुत अच्छी सोच थी हमारी। हमने एक पॉजिटिव वे में इसको सोचा और फिर हमने जब देखा कि हम लोगों ने ऐसे लोगों की तहकीकात करी कि जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, वो मेहनतकश लोगों को हमने बाहर निकाला, उन पे हमने प्रैक्टिकल किया। बेसिकली शुरुआत हमने कुछ लोगों से की और उनके हुनर को समझा, उनको ट्रेन किया। फिर हमने जैसे उनकी काबिलियत होती है उनको ऐसे सामान मुहैया कराए कि वो अपने रोज़गार उनकी काबिलियत के हिसाब से हासिल कर सकें। फिर हमने किसी को ठेला दिलाया, ठेला दिलाने के बाद उनका माल भी भरवाया। तो हमने क्या करा, लोगों की काबिलियत के हिसाब से उनका रोज़गार सेट करा। और आज इस तरह के बहुत सारे परिवार जो हैं, पहले जो जिनके हाथ ऐसे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ मांगने वाले नहीं रहे, वो कमाने वाले बन चुके हैं। और ये तकरीबन 600 से ज़्यादा ऐसे परिवार हमारे शहर के हैं जो पहले जिनके हाथ ऐसे थे, आज अल्लाह का एहसान है कि वो परिवार वाले कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आज उनके इस रोज़गार से उनके घर में खुशहाली आई है, तालीम भी आ गई है, राशन भी आ गया है और आज वो तमाम परिवार खुश हैं। लेकिन अनीस भाई, मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है कि जब कोई मांगने वाला होता है या लेने वाला होता है, वो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ही पूरा नहीं कर पाता है। तो आपने सेटअप करवाए तो होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 2 महीने में या 6 महीने में उनकी दुकानें बंद हो गई, उन्होंने जो आपने सेटअप करवाया वो बेच दिया या नहीं कर पाए, तो उसको आप मैनेज करते हो क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल किया अलमास। इस हमारी सोसाइटी में सबसे ख़ास हमारा की पॉइंट यही है, हमने रोज़गार तो लगाए और रोज़गार लगाने के बाद ये रोज़गार कंटिन्यू चलता रहे, इनकी आमदनी काम करते रहें। तो इसके लिए हमारा एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, ट्रैकिंग हम उनकी करते हैं मंथली। हमारा एक इंस्पेक्टर है जो हर महीने इन तमाम रिसीवर्स के पास जाता है और उनसे कई तरह के सवाल करता है। वो इसलिए कि ताकि वो रेगुलर अपने रोज़गार से जुड़े रहें। उनसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि वो जो उनको बिज़नेस करने के लिए सरमाया SWC ने प्रोवाइड किया उसका ख्याल रखते हैं कि नहीं, वो रोज़ाना काम करते हैं कि नहीं, वो नशे से दूर हैं कि नहीं, वो अपने बच्चों को दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दे रहे हैं कि नहीं, जो सिलक अमाउंट उनको दिया गया है वो सिलक तो नहीं खा रहे हैं, प्रॉफिट उनको खाना है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे हर महीने ट्रैकिंग की जाती है। मैं आपको बताऊं 2017 में हमने जो कार्ड शॉप लगाया था, आज भी वो चल रहा है और वो उसका घर परिवार पल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ट्रैक भी होती हैं। अलमास, हमने क्या किया कि हमने कई सालों तक हमारे जो रिसीवर्स थे वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगे, तो हमने उनको वहीं पर नहीं छोड़ दिया। फिर हमने एक नेक्स्ट स्टेप ये करी कि अब हमारे छोटे वो कारोबारी बन गए। स्टार्टअप लगाने के बाद कंटिन्यू ट्रैकिंग रखी। अब छोटा कारोबारी बड़ा कारोबारी कैसे बने, इसके लिए हमने हमारे कई लोगों पे ये काम किया कि अब ठेले चलाने वाले हमारे शहर में लोडिंग चला रहे हैं। हमारी छोटी सी किराना शॉप वाला अब बड़ी किराना शॉप में आ रहा है। हमारे मतलब उनके इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद तो अपनी हेल्प कर ही रहे हैं, वो अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रख रहे हैं। ये आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि नदीम भाई खुद भी बिजनेस कर रहे हैं। आज सही कि जैसे अभी तक के जितने लोग हमारे साथ में थे, तो जैसे बताया अनीस भाई ने कि वो ट्रैक्ड होते थे, तो हर तरह से उनको ट्रैक करते थे। तो अब हम लोग उनको फेज़ 2 पे हम लोग जा रहे हैं। मतलब फेज़ 1 तो ये था कि हम लोगों ने अब उनको लेने वाले से कमाने वाला बना दिया। नाउ वी आर इनटू फेज़ 2, अब जहाँ हम उनको देने वाला बनाएंगे।
तो यहाँ पर जैसे ठेले वाले जो थे, अब उनको हम ई लोडिंग पे उनके बिज़नेस को सेट कर रहे हैं। अब ये साल तो हमारा पूरा पायलट होगा। 50 से ज़्यादा ई रिक्शा का हमने टारगेट लिया है। बड़े बिजनेस उन्हीं जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं लोगों को अब हम लोग अपग्रेड करेंगे, उनको ऊपर लेकर आएंगे। तो ये इसमें एक बड़ा हम लोगों का हमारी पूरी टीम का बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट होता है इस पूरे। इसमें महिलाओं में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत सारी शहर की ऐसी महिलाएं जो ज़रूरतमंद थीं, ऐसी मुस्तहिक थी कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, तो उनके लिए भी ऐसे रोज़गार सेट किए गए ताकि वो कई महिलाएं, 125 से ज़्यादा महिलाएं जो आज एक घर में बैठ के अपना रोज़गार का ज़रिया हासिल कर रही हैं और पर्दे में रहकर वो उनके घर का पूरी जिम्मेदारी उठा रही हैं। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा कि अनीस भाई ने बहुत अच्छा कुछ फैशन डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट भी खोले जहाँ पर वो बच्चियाँ सीखती और उनके बाद फिर उनके बुटीक्स भी इन्होंने कई जगह पे सेट किए, तो वो बच्चियाँ भी सेल्फ डिपेंडेंट होने लगी। आज ये बदलाव शहर में नज़र आने लगा है, लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ रही हैं। कि आप घर से अगर निकलोगे तो आपको SWC का एक कार्ड शॉप आपको बेशक मैंने देखा है कई जगह। मैंने वो जो ठेले होते हैं शॉप्स हैं SWC के, काफ़ी सारे मैंने बैनर्स देखे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बदलाव की, और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन के बिना कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। तो क्या आप लोगों ने एजुकेशन सेक्टर के बारे में कुछ सोचा है? बिल्कुल सही है अलमास। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे एक बड़ा बदलाव आ सकता है, एक बड़ा चेंज आ सकता है। एजुकेशन में बहुत बड़ा हम लोगों का हमारी कोशिश है, बहुत बड़ा काम हम लोगों का है। एजुकेशन में हम लोगों ने इस बात पर फोकस किया है कि हम लोग प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, और साथ ही नॉट ओनली हायर एजुकेशन, आफ्टर ग्रेजुएशन पे भी हम लोग काम करें। इसके लिए कई तरह के हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू करे और अभी भी वो चल रहे हैं। जैसे अगर हम 12th के बाद की बात करेंगे तो हमारे नीट JEE के प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेट PSC के हमारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। ज्ञानम इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी और एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी काउंटर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 9 to 12 के हम लोग कोचिंग्स हम लोग लगा रहे हैं। कंप्यूटर एजुकेशन में हम लोग का एक बड़ा ज़्यादा फोकस रहता है हमेशा कि बच्चे टैली सीख लें, यानी जो बच्चा अगर वो पढ़ा लिखा भी अगर नहीं है तो एटलीस्ट वो टैली सीख ले, कुछ स्किल सीख ले, डिज़ाइनिंग से डेवलप हो जाए जिससे उसकी जॉब लगे। हाँ, मतलब वो डिज़ाइनिंग शॉर्ट कोर्सेज, यस डिज़ाइनिंग्स वो सीख ले। तो ऐसे करीब 2 से 3 जगहों पर हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इन तरह के मल्टीपल कोर्सेज हम लोग रन करते हैं। और ख़ास तौर पे अलमास हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग इस ड्रॉप आउट को रोक लें और ड्रॉप आउट पे हम कमांड कर लें। तो इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम लोग कोशिशें करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो हम सभी लोग जिस चीज़ से जूझ रहे हैं, कि जब हमारा बच्चा दीनी एजुकेशन लेने जाता है, मॉरल एजुकेशन लेने जाता है, तो उससे दुनियावी एजुकेशन छूट जाती है, और जब वो दुनियावी एजुकेशन लेने जाता है तो उससे जो दीनी एजुकेशन है वो छूट जाती है। तो क्या आप लोगों के एजुकेशन के अंदर कोई ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जिससे ये जो गैप आ रहा है, दीनी और दुनियावी, इसके बीच का गैप कम हो रहा है? ऐसे कोई आपके उस पर आप काम कर रहे हैं क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दीनी एजुकेशन या इस्लामी एजुकेशन बहुत ज़रूरी भी है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। कौम का मुआशरे की हालत ये है अभी कि हमारे यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जैसे ही वो कुछ बड़ा होने लगता है उसकी दीनी तालीम के लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं। ये एक खुशी की बात है इसी चीज़ के मद्देनज़र। और साथ ही दीनी बुनियादी इस्लामी तालीम हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है, हमारे एक एक फ़र्द के लिए, एक एक बच्चे के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यही वो तालीम है जो हमें एक कामिल और कामयाब इंसान बनाने में मदद करती है। इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र हमने बुनियाद डाली, SWC ने बुनियाद डाली एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो बहुत रेवोल्यूशनरी है और बहुत रिसर्च्ड प्रोग्राम है, जिसे हम कहते हैं इकरा मकतब। इकरा मकतब एक ऐसा रिसर्च्ड प्रोग्राम है, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी बदलाव वाला प्रोग्राम है जहां हम अपनी छोटी नस्लों के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसी छोटी नस्लों के ऊपर जो अभी 5 या 6 साल की है। इनकी बेसिकली ये एक दीनी तालीम का एक प्रोग्राम है जहां आपने मकातिब को पहले भी देखा होगा, मकतबों की पहली सूरत भी आपके ध्यान में होगी। ये उन्हीं मकातिब की
आज की जदीद और नई सूरत है। अगर एक बच्चा किसी 3,000 रुपये वाले स्कूल या 5,000 वाले स्कूल में जाता है, जहाँ वो ये देखता है कि मेरे स्कूल की इतनी मॉडर्नाइज हालत है, जहाँ उसे स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, जहाँ उसे बेहतरीन टीचर्स दिख रहे हैं, जहाँ उसे साफ़ सफाई का निज़ाम दिख रहा है, वो बच्चा जब ऐसे मकातिब में आता है जहाँ पर उसे वो चीज़ें नज़र नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में एक तरीके के खलफशार का शिकार होता है। इसमें तालीम से ज़्यादा तरबियत पर ध्यान दिया जाता है, यानी हर बच्चा हर रोज़ उसकी इंडिविजुअल और पर्सनल तरबियत और ट्रेनिंग के ऊपर काम किया जाता है। जो टीचर्स होते हैं, ये सारे टीचर्स बेहतरीन आलिम दीन होने के साथ साथ कोई ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ तक के कोई ऐसे भी हैं जो पीएचडी परसुइंग है। ये ऐसी फैकल्टीज़ के साथ इन बच्चों की तरबियत हो रही है। इंशाअल्लाह शायद हमें उम्मीद है कि आने वाले 10 या 15 सालों के बाद यही नस्ल जब इन मकातिब में इनकी इस तरीके से ट्रेनिंग होगी, जब इनकी पर्सनालिटी पर इतना काम किया गया होगा, इनकी कम्युनिकेशन स्किल पर, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर इतना काम किया गया होगा, जब यही नस्लें आगे 15 साल के बाद जब ये बड़ी होंगी तो इंशाअल्लाह ये अपने अमल और किरदार के ज़रिए बेहतरीन उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के सामने पेश करेगी। हमें उम्मीद है और इसी चीज़ का नाम इकरा मकतब है। हमारे लिए मैंडेट है कि वो तालीम को हमको हासिल करना है। तो जब वो बच्चा वहाँ पर आता है तो उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चे को साइंस की तरफ लेकर जाना है, आपके बच्चे को यूपीएससी करवाना है, आपके बच्चे को रोबोटिक्स करवाना है। तो यही एक तरबियत का एक प्रोग्राम है जिसको इकरा के नाम से हम लोग माशाअल्लाह का एक खास बताता हूँ मैं। जिस तरह से स्कूल में पीटीएम होते हैं, इस तरह से इकरा मकतब में भी पीटीएम होते हैं, जहाँ पर बच्चों के बारे में पेरेंट्स को जो जानना होता है वो आलिम जो बताएगा उससे बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों के एजुकेशन में। यहाँ तक कि उनका परफॉर्मेंस एकेडमिक में बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई आलिम किसी के पेरेंट्स को बताएंगे कि आप अपने बेटे को साइंस दिलाओ या रोबोटिक्स दिलाओ। वो जब कोई आलिम ऐसा कहेंगे तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी चेंज है कि वो जो जहन में काफ़ी बड़ा बदलाव है। इससे एक तो रोज़गार भी बहुत जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो बच्चे मदारिसों से बढ़ के निकल रहे हैं तो हमें उनका भी ख्याल रखना है कि वो जब वो पढ़ के निकले तो उनका क्या होगा, उनके प्लेसमेंट्स का क्या होगा। तो आई होप कि जब ऐसे मकाते बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे तरबीती प्रोग्राम, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बढ़ते चले जाएंगे तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा जॉब प्लेसमेंट का जरिया ये बनेगा। और प्रॉपर गाइडेंस थ्रू द वे मिलेगी। एक छोटा बच्चे को बड़े होते पूरा का पूरा एक पार्ट बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसके रिजल्ट्स आने वाले 10 साल 15 साल में इंशाल्लाह दिखेंगे ही दिखेंगे। अलमास, जैसे हमारी बात चूँकि शुरू हुई थी ड्रॉप आउट से, तो इकरा नो डाउट एक हमारा एक मॉडल है जहाँ से हम लोग ड्रॉप आउट को रोकने की कोशिश कर ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट करियर गाइडेंस भी एक बहुत एक बड़ा एक पार्ट है इसमें, जिसमें हम लोग तरह तरह के स्कूलों में काम करते हैं। जैसे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप पर हम लोग काम करते हैं, तो लेकिन उन पर अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पर भी करियर गाइडेंस पे हम लोग काम करते हैं। काफ़ी उससे भी फ़र्क महसूस हुआ। हम लोगों ने ये फेस किया अभी अलमास कि जब भी हम लोगों ने हायर एजुकेशन पे काम किया, जैसे मैंने बताया नीट पर हमने काम किया या पीएससी पर हमने काम किया, तो हमें बहुत फर्निश प्रोडक्ट नहीं मिला। यानी कि हमें वो एलिजिबल कैंडिडेट्स हमको नहीं मिल पाए जो कि नीट के लिए होना चाहिए। जो कि हम बाहर जाके देखते हैं तो बच्चे 6वीं 7वीं और 5वीं तैयारी शुरू कर देता है उस, हाँ वो एकदम क्लियर है कि नहीं पहुँच, उसको क्लियर है। अभी तो वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, लेकिन हम देखते हैं दूसरे बच्चों को तो वो बहुत क्लियर होते हैं कि यार हमें तो ये करना है। तो हमको लगा कि यार प्राइमरी एजुकेशन में बहुत बड़ा फॉल्ट है, कहीं ना कहीं हमारा बच्चा जो है बहुत राइटली गाइडेड भी नहीं है। तो हमने ये सोचा कि हमें प्राइमरी से ही बच्चों को कहीं ना कहीं हमको हिट करना चाहिए। तो रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जिसका नाम है होमवर्क। हमने होमवर्क, यस एग्जैक्टली होमवर्क। तो हमने ये देखा है कि हमारी कम्युनिटी में स्पेशली जब बच्चा घर जाता है तो वो घर का उसको वो इनपुट नहीं मिल पाता जो होना चाहिए। जैसे हमें ऐसा लगता है कि 60 से 70% बच्चा जो है, चाहे कितना ही बड़ा स्कूल हो, उसे घर में ही तैयारी करवानी चाहिए। घर में माहौल ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता। फादर वर्किंग होते हैं, मदर होम मेकर है, तो उनको टाइम भी नहीं दे पाती हैं। और इसीलिए हम लोगों ने होमवर्क की शुरुआत करी, जहाँ पर उनके घर के पास ही एक ऐसा सेंटर मौजूद होगा जहाँ पर वो बच्चों को भेजेंगे। उन बच्चों के होमवर्क्स हम लोग करवाएंगे, उसके साथ में उन्हें रीडिंग, राइटिंग
स्पीकिंग लर्निंग एबिलिटी पर उनकी काम किया जाएगा। एक स्पेशल कुरिकुलम हमने इस पर डिज़ाइन किया हुआ है, इसको 3 स्लॉट में हम लोग काम कर आपको एजुकेशन जहाँ से भी लेना है लीजिए, Exactly, लेकिन हाँ। आप होमवर्क के लिए हमारे पास में आ जाओ। Yes। तो वहाँ पे उनकी तरबियत भी हो जाएगी, स्पेशल उनकी गाइडेंस भी हो जाएगी। एग्जैक्टली, यानी जहाँ कि weak होंगे वहाँ पे हाँ, पढ़ा भी दोगे, उनकी स्कूलिंग मजबूत होने लगेगी। स्कूलिंग मजबूत कर हमने देखा है कि बच्चों का इवन डिक्टेशन भी कमजोर होता कम होंगे है। ड्रॉप आउट तो हो गई कम, बच्चों में भी वो जो हम चाहते हैं कि वो बच्चे में वो एलिजिबिलिटीज़ और वो टैलेंट वो होना चाहिए, तो वहाँ से इंशाल्लाह हाँ शुरू होगा। जो अनीस भाई आपने ज़रिया प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मेरे ख्याल से उसमें कम से कम 1 साल 6 महीने लगते होंगे बदलाव देखने के लिए, लेकिन जो आज लोग मुस्तहिक हैं, जो बुज़ुर्ग परेशान हैं, जो बेवाएँ हैं वो परेशान हैं, जिनको आज इंस्टेंट कुछ ना कुछ रिलीफ चाहिए, उनके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या? जी, उनके लिए अलमास भाई हम लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू करे हैं हमारे सोशल डिवीज़न के तहत, जिसमें हमारा मेजर प्रोजेक्ट था एक, जिसको हमारा वो 2015 में हमने उसकी शुरुआत की थी और वो स्टार प्रोजेक्ट बना, जिसका नाम था शेयर फॉर केयर, जिसके अंदर हम लोग करते ये हैं कि 5,400 रुपये का एक पैकेज निकाला हमने, जिसमें कोई भी अगर स्पॉन्सर कर देता उस पैकेज को, तो किसी भी मुस्तहिक को पूरे साल हर महीने कच्चा राशन की एक किट उसके घर तक पहुंचाई जाएगी। 5,400 में पूरे साल तक एक मेंबर के लिए। और अब इसका जो प्रोसेस रहता है अलमास भाई, उसका थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं से भी हमारे पास कोई क्यूरी आई किसी भी मुस्तहिक की, तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन हमारे ऑफिस में होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे एक टोकन जनरेट किया जाता है। टोकन जनरेट करने के बाद 72 आवर्स का एक टारगेटेड टाइमलाइन हमारे पास होती है, जिसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके घर तक जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में वो तकरीबन उसकी 32 काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म के अंदर लेकर आता है और उसे एक अप्रूवल पर्सन के पास भेजता है, और अप्रूवल पर्सन जो होता है वो फाइनली अगर जो हमारे क्राइटेरिया के अंदर अगर वो फिट बैठता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एक क्राइटेरिया मुस्तहिक है कि नहीं, फिर उसका अप्रूवल अगर मिल जाता है तो उसे रेलेवेंट डिपार्टमेंट तक भेज दिया जाता है, जिसे हम सोशल डिवीज़न कहते हैं। सोशल डिवीज़न डिपार्टमेंट उसे आगे हमारे परचेज़ तक भेजता है, परचेज़ उसे किराना तक ऑर्डर देता है, और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 950 से ज़्यादा लोगों को हर महीने कच्चा राशन हम लोग पहुँचा रहे हैं, जिसको अगर हम वेट में बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 टन से ज़्यादा का वो राशन होता है। ये स्पेसिफिक अलमास ये एक्चुअली बुजुर्गों की कैटेगरी थी। हम लोगों का ये टारगेट रहा था शुरू से कि हम ऐसे लोगों को दें जो घर से मांगने, एक तो वो तबका होता है जो मांगने निकल जाता है, जो हम यूजुअली हम लोग देखा करते हैं, लेकिन एक कैटेगरी होती है जो घरों से नहीं निकल पाती है। तो हमारा टारगेट यही था, जैसे शाहरुख ने बताया, कि हम लोग घर उनके पहुँचाएँ, मतलब जो भी राशन है, जो भी हेल्प है, हाँ, जो इंस्टेंट रिलीफ है वो राशन उनको पहुँच जाए, राशन दवाइयाँ जो भी है पहुँच जाए। तो अब चूँकि सोशल वर्क कैसा है अलमास के, कोई इसका फॉर्मेट नहीं था हमारे पास में। हम लोग भी अलग अलग इंडस्ट्रीज से आए हुए लोग थे, इसका कोई फॉर्मेट नहीं था हमारे पास। हम लोगों ने भी काम करते करते ये सिस्टम्स को डेवलप किया, जैसे कि जी, वो फिर प्रॉपर एक सप्लाई चेन हम लोगों ने इसकी बनाई। सबसे पहले हम लोगों ने ये किया कि सारे पूरे शहर के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो इस पूरे राशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसका ट्रांजैक्शन सिस्टम हमने कुछ इस तरह से बनाया कि एक तो मैनुअल सिस्टम है जिसे हम ट्रांजैक्शन कार्ड के थ्रू रूट करते हैं, और एक सॉफ्टवेयर भी है जिसके थ्रू हम इसे रूट कर रहे हैं, जिससे प्रॉपरली हमें भी ये पता चल जाता है कि हमने जो राशन जिस मुस्तहिक तक पहुँचाना था वो उसी तक पहुँचा है। सॉफ्टवेयर बना है। इसके अलावा भी फिर सोशल डिवीज़न में और भी काफ़ी प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट है हमारा एजू हेल्प, जिसके अंदर जिस भी बच्चे के फादर की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, उसकी स्कूल फ़ीस में भी हम लोग मदद करते हैं। डायरेक्ट पैसा किसी भी मुस्तहिक के हाथ में नहीं दिया जाता, डायरेक्टली हम लोग स्कूल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर एक प्रोग्राम है हमारा ऑर्फन केयर का, जिसके अंदर जिस भी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो गया है और वो यतीम है तो उसको 500 रुपये माहाना वजीफ़ा हम लोग दे रहे हैं, साथ ही उसकी स्कूल फ़ीस में भी हम लोग मदद करते हैं। फिर एक प्रोग्राम है हमारा मेडिकल एंड डेली नीड्स, जिसमें जिन 950 से ज़्यादा लोगों को राशन जा रहा है, उन्हीं में से कुछ 350 लोग ऐसे हैं जिनको एक स्टाइपेंड भी हम लोग दे रहे हैं, जिससे वो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन के भी प्रोग्राम हमारे चलते हैं, जैसे सीजनल होते हैं सभी, जैसे एजुकेशन में एजुकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग करते हैं। फिर उसके अलावा कॉपियाँ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर ठंड में स्वेटर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, कंबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के प्रोग्राम। ये जो किट और जो शाहरुख ने बताया कॉपी वाला का, बेसिकली ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए होता है। जैसे स्लम्स में जो बच्चे होते हैं तो मतलब वो पढ़ाई नहीं छोड़े, उनको कोई ना कोई चीज़ मोटिवेट करके रखे, तो उनको कोई बैग देते हैं या फिर कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट मेरे से 50,000 से ज़्यादा ये कॉपी हम लोग बनाते हैं, तो वो कुछ हम लोगों को कुछ ऐसे 17 या 18 रुपये की हम लोगों को होती है, उसकी MRP शायद 32-33 रुपये की जाती है, अच्छी क्वालिटी होती है।
वो हम लोग 10 रुपये में भी सेल कर देते हैं। बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको हम लोग फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे उसमें लंच बॉक्स होता है, वाटर बॉटल होती है, पूरी किट होती है, जिससे बच्चे को एक चाहत पैदा होती है कि मैं भी स्कूल जाऊँ। ओके। और फिर उसके करीबी जो स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उसमें ये काफ़ी माइन्यूट बातें हैं जिन चीज़ों का आपने काफ़ी ध्यान दिया है जी। इससे ड्रॉप आउट के रेशो में बहुत बड़ा। फिर इसके अलावा भी सोशल में अगर देखा जाए आगे बढ़ के हमने हेल्थ सेक्टर में भी अलमास भाई काम करना शुरू करा, जिसमें पूरे शहर में हमारे स्लम एरियाज़ के अंदर 10 शिफा चैरिटेबल क्लिनिक चल रहे हैं। 10 से ज़्यादा शिफा चैरिटेबल क्लिनिक है, जिसमें होता ये है कि 10 रुपये में 2 दिन की दवाई डॉक्टर फीस के साथ में भी हम लोग दे रहे हैं। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हज़ारों लोग हर महीने फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। फिर इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में मेडिकल कैंप्स वगैरह भी हम लोग फ्री मेडिकल कैंप्स अलग अलग इलाकों में स्लम एरियाज़ में स्पेशली लगाते रहते हैं। और अवेयरनेस के भी काफ़ी प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी पर भी हम लोग शहर के 150 से ज़्यादा इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैग होस्टिंग कराते हैं। फिर उसके अलावा हीरोज़ करके एक हमारा प्रोग्राम है भी, सल्यूट और हीरोज़, जिसमें जितना भी पुलिस बल तैनात होता है मुहर्रम की 9 तारीख को उनको ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह देना, उनको जाकर डायरीज़ वगैरह देना, और उनके जो भी वर्किंग वो हमारे लिए करते हैं या हमारे लिए खड़े रहते हैं उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना, ये सारे प्रोग्राम भी चलते हैं। फिर नशा मुक्ति अभियान हो गया, स्कूल चले हम अभियान हुआ, मिशन सब पढ़े सब बड़े अभियान हो गया। तो अभी आपने मुझे बताया स्कॉलरशिप्स के बारे में, तो सरकार की भी काफ़ी सारी योजनाएं होती हैं, तो क्या आप लोग भी उन योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं? जी अलमास, जैसे स्कॉलरशिप की इस पे तो हम लोग काम करते ही हैं। इसके अलावा हम आयुष्मान कार्ड योजना जो हॉस्पिटल में हमें काम आती है इलाज के लिए, जो लोग इस लायक नहीं हैं, जिनकी माली हालात फाइनेंशियल तौर पे कमज़ोर हैं, उनके लिए काम आता है। इसी तरह एक मध्य प्रदेश की एक योजना है संबल योजना, इस तरह ई श्रम की योजना है, उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग। मेधावी योजना है, उस पर भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी नई जैसे अभी लाडली बहन योजना है, इस पर भी काम करते हैं हम लोग। और गवर्नमेंट की वक्त पे जो भी स्कीम आती है, गवर्नमेंट की योजना है, उससे हम फ़ायदा लेते हैं हमारे समाज के लिए। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसमें डेडिकेटेड लोग लगे रहते हैं, इसमें कंटिन्यू वो लोग कैंप भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि एक अवेयरनेस भी फैले और लोग अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकें, उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो नीचे लेवल तक के पेनिट्रेट कर जाएं और जो ज़रूरतमंद है वो उनसे फ़ायदा हासिल करें। और काफ़ी लोग जो हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से फ़ायदा हासिल कर ही रहे हैं। तो भाई इतने सारे प्रोग्राम्स आप लोगों ने मुझे बताया, करीब 25-30 अलग अलग प्रोग्राम्स पे आप लोग एक्टिवली काम कर रहे हो। आपको ऑब्वियसली बहुत सारा इसमें स्टाफ भी लगता होगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता होगा, तो आप कैसे मैनेज करते हो इतनी सारी चीज़ें? इसमें अलमास भाई यह है कि हमने जब इस काम की शुरुआत की थी तो उस टाइम पे हमने ये पाया था कि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पे तंजीम होना चाहिए। हमने बहुत सारी तंजीमें देखी थी जिसमें यह है कि या तो कोई लंगर कर रहा है या कोई उर्स कर रहा है, मतलब एक टेम्परेरी तौर पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइज ऐसी नहीं थी जो मतलब लॉन्ग टाइम तक के वो चल सके, 24 घंटे काम करे, 24 घंटे काम कर सके, 24 घंटे काम कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अपने साथ में से मेंबर्स जुड़े जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा कॉर्पोरेट स्टाइल स्ट्रक्चर दिया जिसमें आज की डेट में ये ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े लेवल पे उभर कर आई है। इसमें अलमास भाई ऐसा है कि हम लोग जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है, इसमें काम कर रहा है। अब इसमें अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स है, जिस तरीके से हम आपको बताया जाए कि एक HR डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स है, अकाउंट डिपार्टमेंट्स है, परचेसिंग डिपार्टमेंट्स है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स है, ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स है। अब ये डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर्स भी हैं और मैनेजर्स के अंडर में कुछ एम्प्लॉयज़ भी है, तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है, पूरा अपना हायरार्की बना रखी है। हायरार्की बना रखी है, इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर है। हायरार्की बेसिकली ये है कि डे टू डे की वर्किंग हमें यहाँ अपडेट करनी होती है और हमारा जितना भी यहाँ पर स्टाफ जुड़ा हुआ है वो रेगुलर मीटिंग्स उनके सीनियर अथॉरिटीज़ को करनी होती हैं। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी बना हुआ रहता है हमारे यहाँ। जैसे हम जनरली देखते हैं कॉर्पोरेट्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो मैं इसका बहुत एग्जांपल दूँगा, जैसे फाजिल है,
आई होप फाजिल को शायद 10 साल, हाँ 10 साल, शाहरुख को 10 साल हो गया होगा। मुझे लगता नहीं कि शायद इन लोगों ने एक साथ 10 छुट्टियां भी कभी ली होगी। तो पैशन भी हो जाता है ना काम करने का, इनको ये एक एंजॉयमेंट है इन लोगों की। अरे ऐसा पैशन तो कॉर्पोरेट्स में भी नहीं होता है एग्जैक्टली कि 10 दिन की छुट्टी नहीं ली। जब ये लोग आते हैं ना तो ये लोग अच्छा फील करते हैं यार, हमें एक अच्छे काम करने में। जब इनके राशन वहाँ पहुँचते हैं, जब यतीम बच्चों की मदद होती है, जब रोज़गार में वो इंसान अपने आप को स्टेबल महसूस करता है, जब दुआएं देता है, तो ये लोग अपने आप में बूस्ट अप करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी सैलरीज भी जाती होगी। तो ये जो सैलरी जा रही है, ये क्या ज़कात के पैसे से जाती है? अलमस जितने प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने बताए हैं बेसिकली सभी प्रोजेक्ट्स 100% डोनेशन पे नहीं चलते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 70% उसकी रिकरिंग कॉस्ट हमारी निकल जाती है, जैसे स्पेशली एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, फ़ीस आती है उसमें से, और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसी फ़ीस में से, टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, इकरा में पढ़ाने वाले जो मुदर्रिस हैं, उन लोगों की उनकी जो सैलरीज़ होती हैं वो उन्हीं की फ़ीस में से निकल जाती है। ऑलमोस्ट ये रिकरिंग कॉस्ट ये निकाल लेते हैं ऑलमोस्ट। अब रही बात, तुम्हारा सवाल था कि हमारा सैलरी जो ज़कात से जाती, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी सैलरी ज़कात से नहीं जाती है। हमारी सैलरीज़ के लिए अलग से अरेंजमेंट किया हुआ है। बेसिकली हमारा सिस्टम ही अलाउ नहीं करता है कि हम ज़कात या डोनेशन के अमाउंट को कहीं और इस्तेमाल कर लें। हम लोग जितना भी डोनेशन है वो पैकेज में लेते हैं, यानी कि जैसे 5400 रुपये का हमारा राशन का पैकेज है, या ऑर्फन केयर का 6000 रुपये का पैकेज है, या एजू हेल्प का 15000 का पैकेज है, तो हमें ये उसी मद में ख़र्च करना होता है। इनफैक्ट उस राशन को पहुंचाने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है, वो हमें ऊपर से लगानी होती है। फिर एक लायबिलिटी ये बन जाती है कि जो पैकेज उस डोनर ने लिया हुआ है उसे ट्रांसपेरेंसी कायम रखने के लिए उसे जो मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद है, जिसके पास उसकी मदद जा रही है, उसकी पूरी जानकारी हमें वहाँ पर देनी होती है, उसकी ग्रोथ हमें उसको बतानी होती है। तो हमारा सिस्टम ही इसको अलाउ नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चूँकि अब जैसा कि हमारा इंफ्रा बढ़ता चला जा रहा है, लोग इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल ही हमने एक सेगमेंट शुरू किया वेलफेयर के नाम से, जिसमें हम लोग होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, डिटर्जेंट हैं, और बाथरूम, ये FMCG प्रोडक्ट्स बेसिकली। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने निकाले हैं, 1 साल से हम उस पर काम भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा वो कर रहा है। टारगेट यही है, हाँ, उसका टारगेट यही है कि उसका जितना भी हमारा प्रॉफिट हम अर्न करेंगे उसे हम SWC की ऑपरेशनल कॉस्ट में ही हम उसको लगाएंगे, ताकि इन ज़रूरतमंदों तक के वो मदद पहुँच सके इंशाल्लाह। माशाल्लाह, काफ़ी आपने अच्छा सिस्टम बना रखा है। जी जी, माशाल्लाह, मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि आज मैं काफ़ी विजनरी लोगों के साथ में बैठा हूँ, जिन लोगों ने काफ़ी कुर्बानियाँ देके, अपने करियर की कुर्बानी, समय की कुर्बानी, काफ़ी सारी कुर्बानियाँ देके एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिससे मुझे लगता है कि शायद आप कल रहें या ना रहें, आपके जाने के बाद भी ये सारे जो आपके काम हैं ये चलते रहेंगे और ये ग्रो होते रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका लोगों के लिए आज पहली बार है जब आप लोगों के सामने एक टॉक शो के अंदर आए हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अलमास, कुर्बानी तो नहीं कहेंगे हम लोग, कुर्बानी एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये कुर्बानी नहीं है, ये हम लोग की लायबिलिटी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और हमें लगता है कि ये हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। हर शख्स अगर थोड़ा थोड़ा करेगा तो ये समाज बदल सकता है। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से काम कर रहे हैं, हाँ कि वो एक सफाई कर्मी है, कोई छोटा कर्मचारी है, कोई रोज़गार के लिए काम कर रहा है, किसी भी तरीके से जो समाज में काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उसकी मदद करें। वो डाइवर्टेड है कहीं, अगर वो भटक रहा है तो उसको मिलकर उसको राह दिखाएं, रास्ता दिखाएं, उसके कंधे पर हाथ रख दें। उसे माली मदद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए दुआ ही कर दें, यही एक बहुत बड़ी मदद हो जाएंगी। और अगर ये इस तरह के अगर हम लोग अगर एफ़र्ट्स करेंगे तो हम लोगों को उम्मीद है कि एक बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में और आने वाली नस्लों में हम लोग देखने को मिलेंगे। हम शायद हम ज़िंदा नहीं रहें, आगे आने वाली नस्लें इस इंटरव्यू को देखें तो वो शायद ये महसूस करेगी कि हाँ, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और उन लोगों ने हमारे लिए सोचा कि हम
किसी काम के बन जाएं, किसी लायक हम लोग बन जाएं। और यही हम लोगों का ख्वाब भी है कि सब खुशहाल रहें, गरीबी दूर हो और रोज़गार बढ़े। इंशाल्लाह आपका ख्वाब मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं जो आज मैंने आपका मॉडल समझा, ये काफ़ी इनोवेटिव मॉडल था। क्या मैं चाहता हूँ कि जो भी जहाँ तक भी अपना आज का टॉक शो का मैसेज जाए, लोग ये जो पूरा का पूरा मॉडल है इससे ज़्यादा से ज़्यादा इबरत हासिल करें और ऐसे और भी मॉडल्स क्रिएट करें। SWC का जो ये मॉडल आपने देखा अभी, हमारा मकसद है कि इस मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, हर खित्ते और हर शहर में इसे कॉपी किया जा सके और इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। 20 से ज़्यादा ऐसी तंजीमें हैं जो अलग अलग शहरों में SWC के इस मॉडल को अपने अपने लेवल पर लोकल और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के साथ वहाँ पर इन सारे प्रोजेक्ट्स को कॉपी कर रही हैं, वहाँ पर लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी नागपुर है, हैदराबाद है, या बिलासपुर, रायपुर, इनफैक्ट कुछ जगह राजस्थान, ऐसे कई स्टेट्स में भी, महाराष्ट्र में भी इनफैक्ट, तो कई जगहों पे लोग आते हैं और क्योंकि अच्छी चीज़ है तो उसे चाहते हैं कि वो लोग उनके शहर में भी वो लोग वहाँ से भी फ़ायदा उठाएं। हम लोग गाइड भी करते हैं जितना हम लोगों से हो सकता है। तो ये थी SWC जो कि एक सोशल रेवोल्यूशन पे काम कर रही है। तो जल्द मिलते हैं एक नई सोच और नए लोगों के साथ। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू।